नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से एक निवेदन है कि जितने भी भाई बहन इस चैनल पर नए आए होंगे वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आप सभी को बताना है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप सभी बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। आप सभी बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के माध्यम से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। आप सभी बताएंगे कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें संपन्न होती है। आप सभी बताएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें संपन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। आप सभी बताएंगे कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय। एथिल अल्कोहल अवायवीय शोषण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। आप सभी को बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि की क्रिया क्या कहलाती है। आप तभी बताएंगे कि पौधों के वायवीय भागों से जल की हानि की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है। आप सभी बताएंगे कि घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। आप सभी बताएंगे कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के द्रव्य पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। आप सभी बताएंगे कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। आप सभी बताएंगे कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसमें पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया केवल पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप सभी बताएंगे कि इन चार ऑप्शन में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलचट्टा में। तेलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। आप सभी बताएंगे कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि रक्त एक ऊतक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला किस अवर्णक के कारण होता है। आप सभी बताएंगे कि मूत्र का रंग पीला किस अवर्णक के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग नहीं होता है। मूत्र का जो रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? आप सभी बताएंगे कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत से। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन कौन है? आप सभी बताएंगे कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DDT। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? आप सभी बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। शाकाहारी एक प्राथमिक उपभोक्ता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आप सभी बच्चे बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आप सभी बच्चे बताएंगे कि कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं। कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? आप सभी बच्चे बताएंगे कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। आप सभी बताएंगे कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। हरे पेड़ पौधे को हम लोग उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडो उत्सर्जन का कारण क्या है? आप सभी बच्चे बताएंगे कि अंडो उत्सर्जन का कारण क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि इसका शॉर्टकट में नाम होता है LH। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आप सभी बताएंगे कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगनासा में। अगनासा में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आप सभी बच्चे बताएंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आप सभी बच्चे बताएंगे कि न्यूरॉन कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन के कोशिकाएं में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आप सभी बच्चे बताएंगे कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1200 से 1500 ग्राम के बीच में होता है। अगर एक्यूरेट पूछेगा मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1450 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आप सभी बच्चे बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? आप सभी बताएंगे कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। आप सभी बताएंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है,
सीधा होता है और छोटा भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी तो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए होंगे वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।